नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनाने वाले हैं। एक अतीत से जुड़ा हुआ है। दोपहर का समय था। अपने कामकाजी जीवन की एक और हताशपूर्ण मीटिंग पूरी करके जब मैं बाहर आई तो मेरी नज़र सड़क के उस पार खड़ी एक खूबसूरत महिला पर पड़ी जो मेरी ही तरफ हाथ हिला रही थी। मैंने अपने चारों ओर एक नज़र डाली क्योंकि मुझे लगा शायद वह किसी और को देखकर हाथ हिला रही है, लेकिन मुझे कोई और नज़र नहीं आया। वह महिला उत्साह से हाथ हिलाते हुए चलकर मेरी ही ओर आने लगी और करीब आकर बोली, हेलो, मुझे भूल गई क्या? मेरे चेहरे पर दुविधा के भाव देखकर उसने आगे कहा, अरे निशा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नंदिनी। कुछ याद आया? मैंने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करके उसकी ओर देखा। अरे नंदू, क्या बात है? तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। बिल्कुल बदल गई हो। पर आखिर ये बदलाव आया कैसे? मैंने उसे गले लगाते हुए पूछा। ओह, ये बड़ी लंबी कहानी है, कभी आराम से बताऊंगी। पर तुम कैसी हो? तुम्हें तो मुंबई आए कई साल हो गए ना। संपर्क में ना रहने के लिए माफ़ करना। दरअसल इसके लिए मैं बस यही बहाना बना सकती हूँ कि जिंदगी बड़ी व्यस्त है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा वजन पहले से थोड़ा बढ़ गया है। पहल तो मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाई। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मैं भी काफ़ी व्यस्त रहती हूँ। मेरा काम ही है ऐसा, और ऊपर से ढेर सारी जिम्मेवारियाँ भी है। हम बातें करते हुए सड़क के उस पार ड्रीम बीन कैफे पहुँच गए। ये काफ़ी सुकून भरी जगह थी जो ताज़ी कॉफ़ी की खुशबू से महक रही थी। साथ ही धीमा धीमा म्यूजिक भी बज रहा था। नंदिनी और मैं कोने की सीट पर जाकर बैठ गए, जहाँ से बाहर की सड़कें साफ नजर आती थी। कैफे में एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हुए हम अपना बचपन याद करने लगे। अपने स्कूल के साथियों और टीचर्स की मज़ेदार यादें ताज़ा करके ठहाके लगाने में मशगूल हो गए। लेकिन जब नंदिनी ने अपने सफल कैरियर और सुखी पारिवारिक जीवन के बारे में बताना शुरू किया तो मैं उससे ईर्ष्या महसूस करने लगी और मुझे जलन होने लगा। तो नंदू, तुम मुंबई में क्या कर रहे हो? कब से यहाँ हो? पिछले साल से। मेरे पति आनंद का ऑफिस मुंबई में ही है। हमें बेहतर व्यवसायिक अवसरों के चलते दिल्ली छोड़कर मुंबई आना पड़ा। मैंने तो तुम्हें अपनी शादी का निमंत्रण भेजा था, लेकिन तुम नहीं आई। नन्नी जरा आहत होते हुए कहा। मैं अपराध बोध से भर गई। मुझे याद है, माँ ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि नन्नी की शादी हो रही है, लेकिन वह मेरे करियर का एक ऐसा दौर था जहां मैं अपनी पेशेवर उन्नति के अलावा और कुछ सोच नहीं सकती थी। इसके चलते मैंने कई अच्छे दोस्त खो दिए। नंदिनी मुझे अपने परिवार के बारे में बताने लगी। उसने मुझे अपनी 3 साल की बेटी खुशी की तस्वीर दिखाई। खुशी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। गोरा रंग और बड़ी बड़ी भूरी भूरी आँखें। नंदिनी ने अपने करियर की शुरुआत जयपुर की एक टेक्सटाइल यूनिट में इंटर्न के तौर पर की थी। इसके बाद जैसे जैसे उससे नए मौके मिले, वह अपने करियर की ओर आगे बढ़ती गई। शादी के बाद उसने आगरा में
खुद की एक छोटी सी टेक्सटाइल यूनिट शुरू की, जिसका कामकाज वह यहाँ अपने होम ऑफिस से संभालती है। नन्ही अपने तरह की एक उद्यमी महिला थी। मैं नन्ही की सफलता से खुश थी। वह अपना परिवार और करियर बड़ी अच्छी तरह से संभाल रहे थे, लेकिन इसके साथ ही मुझे उससे जरा ईर्ष्या भी हो रही थी। मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की कहानी साझा करने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि मुझे बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा था कि मैं खुद को छोटा समझे जाने के डर से किसी के साथ जुड़ाव महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैं खुद को आश्वस्त करने वाली इस भावना को और देर तक बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन अपनी सच्चाई दबाकर रखने का विचार मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ देर में हमारे जाने का समय होने वाला था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जैसे अपनी सच्चाई छिपाकर नंदिनी को धोखा दे रही हूँ। क्या चल रहा है ऐसा? इतनी देर में सिर्फ मैं ही बातें किए जा रही हूँ और तुम बिल्कुल चुपचाप हो। सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी बेचैनी साफ महसूस हो रही है। अगर तुम मुझसे कुछ शेयर करना चाहती हो तो कर सकती हो। नन्ही की बात से मुझे एक बार फिर अपनी दयनीय जिंदगी याद आने लगी, जैसे मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाऊंगी। मैंने टालने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ साझा करने के लिए नहीं है, मैं बस जरा थकी हुई हूँ, कहते हुए मैंने एक बड़ा सा घूंट पीकर अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और अपनी ईर्ष्या व करवाहट को छिपाते हुए वहाँ से जाने के लिए कुर्सी से उठ गई। तुम ठीक तो हो ना ऐसा? नंदिनी ने चिंता जताते हुए पूछा। मैं ज़बरदस्त मुस्कुराई। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर मैं अपनी भावनाओं को किसी तरह छिपाते हुए जल्दी जल्दी कैफे के बाहर निकल आई। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंची, मुझे अचानक लगा जैसे मैं कहीं दूर भाग जाऊं। इसके बाद मैंने बिना कुछ सोचे समझे एक टैक्सी पकड़ी और थोड़ी ही दूर में मौजूद एक बार की ओर चल पड़े। मंद रोशनी वाला यह बार लोगों से भरा हुआ था। बातचीत की आवाज़ें और कांच के गिलासों की खनक माहौल में गूंज रही थी। मैं एक सीट पर जाकर बैठ गई और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया। जैसे ही बारटेंडर ने मेरे गिलास में व्हिस्की डाली, मैं खुद को नंदिनी की सफल जिंदगी के बारे में सोचने को रोक नहीं पाई। उसके पास प्यार करने वाला पति है, खूबसूरत बेटी है और एक सफल कैरियर है, जबकि दूसरी ओर मैं हूँ जो आज भी अपनी तीव्र शारीरिक इच्छाओं और रिश्तों को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष कर रही हूँ। मैंने जल्द ही अपना गिलास खाली कर दिया और मेरे मन को जलती हुई व्हिस्की गले से नीचे उतर गई। मैंने एक और ड्रिंक ऑर्डर कर दिया। व्हिस्की के हर घूंट के साथ मेरी ईर्ष्या और हीन भावना बढ़ती जा रही थी। मैं अच्छी तरह जानती थी कि अपने दुख को इस तरह शराब में डुबोना मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। रात बीतती गई, मैं पीती गई, अंत में बुरी तरह नशे में डूब चुकी थी। मेरे मन में उठ रहे विचारों का तारतम्य पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था। मुझे बस इतना पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी से भटक गई हूँ और बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। आखिरकार मैं किसी तरह उठकर बाहर से निकली और अपने घर वापस पहुँच गई। धन्यवाद।